हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा क्लास है वो वेक्टर प्रोडक्ट पे आधारित है, क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले टॉपिक में हम लोग, पिछले एक्सरसाइज के लिए हम लोग पढ़े थे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। मतलब क्या कि दो वेक्टर है तो उसका अदिश गुणनफल निकाल रहे थे हम लोग। यहां पे हमारा क्या है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। पीछे वाला था स्केलर प्रोडक्ट था या डॉट प्रोडक्ट था, तो उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते थे, मतलब उसका गुणनफल अदिश होता था। और यहां पे क्या होगा? सदिश होगा। तो दो वेक्टर का जब भी गुणनफल सदिश होगा, मतलब गुणनफल में आपका परिमाण भी आएगा और क्या आएगा? दिशा भी आएगा। इसलिए हमने यहां पे दो वेक्टर लिया है, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यहां पे है कि किसी दो वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी द्वारा सूचित करते हैं। ए क्रॉस बी द्वारा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीड एज ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे हम लोग ए क्रॉस बी, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कह लीजिए, ए क्रॉस बी कह लीजिए या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कह लीजिए, द्वारा सूचित करते हैं। तथा ए क्रॉस बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसका साइन लेना है। तो यहां से यहां तक तो परिमाण हो गया, और चूंकि हमको वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए तो हमको दिशा भी देना होगा। तो दिशा के लिए हमारा क्या है? एन कैप है, एन कैप। तो ये जो एन कैप है ये डायरेक्शन बताएगा किसका? ए क्रॉस बी का। ये डायरेक्शन बताएगा, दिशा बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बताएगा। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा क्या, वो देखिए। यहां पे हम मान लिए कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और इसका एंगल क्या हो जाएगा? ए से लेके बी तक, दोनों का टेल टुगेदर है, तो ए से लेके बी तक के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का जब भी हम क्रॉस निकालेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, एन कैप। इसी को हम क्या कहते हैं? एन कैप। और जो एन कैप होता है वो सिर्फ दिशा बताता है ए क्रॉस बी का, और वो जो एन कैप है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। देखिए, ऐसे इसको राइट हैंड रूल से हम लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा आप समझिए कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, और ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो गया। तो ए से लेके बी तक जा रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, तो ऐसे घूम रहे हैं, दाहिने हाथ से अगर घूम रहे हैं तो इस तरीके से घूम रहे हैं। तो जो ऊपर का दिशा हो जाएगा, जिधर घूम रहे हैं तो ऊपर अंगूठा होना चाहिए, राइट हैंड रूल होता है। तो ऊपर की ओर घूम रहे हैं तो अंगूठा का जो दिशा है वही ए क्रॉस बी का दिशा दिखाएगा। तो ये हमारा जो हो गया, ये दिशा हो गया ए क्रॉस बी का, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एन कैप कहते हैं। अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो नीचे की ओर हमारा जो दिशा होगा वो दिशा हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। अगर हम बी क्रॉस दिखाएंगे तो नीचे जो होगा ये वाला, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग उस परिस्थिति में एन कैप कह रहे होंगे। यहां से ये वाला लाइन को क्या कह सकते हैं आप? माइनस एन कैप कह सकते हैं। अगर ये एन है तो इसके जस्ट ऑपोजिट को, ऑपोजिट वेक्टर को माइनस एन कैप कह सकते हैं। ये हो गया। और यहां पे जो हमारा थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपको ध्यान देना यही, ये फॉर्मूला आप हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए वेक्टर का परिमाण गुने बी वेक्टर का परिमाण गुने साइन थीटा गुने एन कैप। एन कैप दिशा दिखाता है, एन कैप को भूलना नहीं आपको। अब कभी कभी पूछता है कि ए क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का परिमाण के लिए को हम ऐसे सूचित करेंगे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस से, और वो क्या हो जाएगा? इससे सिर्फ दिशा क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और ए क्रॉस बी का परिमाण हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड गुना साइन थीटा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे आगे के सवाल जब आएगा, जब एक्सरसाइज का उस परिस्थिति के लिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे।
देखिए अभी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड गुना साइन थीटा और गुना एन कैप। और परिमाण के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि अगर परिमाण होगा तो उसको ऐसे सूचित करेंगे, यहाँ मॉडुलस लगाएंगे और ये एन कैप क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हट जाएगा। परिमाण में सिर्फ परिमाण रहता है, दिशा नहीं रहता है। अब जरा देखिए, अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हुआ, थीटा यहाँ पे क्या हुआ 0 डिग्री हुआ, तो साइन 0 क्या होगा 0 होगा, और 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, परिमाण 0 हो जाएगा और दिशा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब थीटा बराबर 0 होगा मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, पैरेलल होंगे, संरेख होंगे। 180 भी बना रहा होगा, 180 भी बना सकता है। जैसे ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर यहां पे हो जाएगा, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो साइन 180 का भी मान क्या होता है 0 ही होता है। मतलब या तो मतलब यहां से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा 0 होगा तो थीटा क्या हो सकता है 0 या 180। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर उस परिस्थिति में क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, संरेख रहेंगे। ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, पैरेलल बी वेक्टर कह लीजिए या संरेख भी कह सकते हैं। तो थीटा बराबर 0 होगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और उस परिस्थिति में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए और ए वेक्टर और बी वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा तो ए वेक्टर इस तरीके से और बी वेक्टर इस तरीके से, और दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, माने साइन 90 कितना 1, और उस परिस्थिति में ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए वेक्टर गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर गुना माने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपको क्या हो जाएगा इस तरीके से, जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये आपका हो गया जब क्या हो ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के लिए। ये दोनों कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना है। कह देगा कि दो वेक्टर कोलिनियर है या संरेख है या पैरेलल है तो हमको ए क्रॉस बी को 0 सिद्ध करना होगा। कहेगा कि 0 सिद्ध कीजिए कि दो वेक्टर कोलिनियर है, तो हम दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को 0 सिद्ध कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम सिद्ध करेंगे कौन सी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। अब एक और चीज़ देखिए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए का मैग, इसी में देखिए जहाँ ए है वहाँ ए है, इसी में जहाँ बी है यहाँ भी बी है, ए ही है, तो यहाँ भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना साइन और ए के बीच का एंगल, तो ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री ही होगा, और यहाँ पे एन कैप, तो साइन 0 क्या हो गया 0 हो गया, और 0 इंटू एनीथिंग 0, और 0 जिसका परिमाण हो उसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं रहता है। तो इसका ये जो ए क्रॉस ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली जब ए क्रॉस ए 0 है तो आई क्रॉस आई क्या होगा 0 ही होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा 0 ही होगा, के क्रॉस के क्या होगा 0 ही होगा। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। एक और चीज़ नोट कर लीजिए, अगर हम ए क्रॉस बी को उल्टा लिखना चाहते हैं, बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में हम बी क्रॉस ए अगर लिखते हैं तो माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये चलिए अब आई क्रॉस जे निकाला जाए, जे क्रॉस के देखिए
अगर हम I क्रॉस J निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, I का मैग्नीट्यूड गुना J का मैग्नीट्यूड गुना साइन और इन दोनों के बीच का एंगल। तो I और J के बीच x और y एक्सिस के बीच का क्या एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, Z एक्सिस हो जाएगा। ये डिफाइंड है ना, I और J के परपेंडिकुलर कौन रहता है, Z रहता है। I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1 और ये जो n कैप है और साइन 90 कितना 1 और जो n कैप है वो आप समझ पा रहे होंगे, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है तो ये क्या हो जाता है, Z एक्सिस हो जाता है। और Z एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, k कैप से डिनोट करते हैं। नहीं, x के डायरेक्शन को I से, y के डायरेक्शन को J से और Z के डायरेक्शन को k से। तो यहाँ से तो I क्रॉस J जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, k के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से I क्रॉस J इज इक्वल टू k। तो अब सबके लिए ये करने का ज़रूरत नहीं है, एक साइकिल फॉर्म से हम लोग I क्रॉस J भी निकाल सकते हैं आसानी से, J क्रॉस K निकाल सकते हैं, J क्रॉस I उल्टा भी निकाल सकते हैं। देखिए एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए I, यहाँ J और यहाँ पे K, I J K। अगर उल्टा घूमेंगे तो माइनस लगाना है और सीधा घूमेंगे तो प्लस लगाना है। देखिए तो I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J, तो आगे क्या मिल रहा है, K। आगे क्या मिल रहा है, K मिल रहा है, तो इज इक्वल टू K। J क्रॉस K, तो आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, I मिलेगा। J क्रॉस K, तो क्या मिलेगा, I मिलेगा। अब देखिए K क्रॉस I, K I, तो क्या मिल रहा है, J मिल रहा है, तो J। अब उल्टा जरा घूम के देखिए, J क्रॉस I, उल्टा घूम रहे हैं तो J क्रॉस I। तो जैसे ही उल्टा घूमेंगे तो हमको माइनस के साथ गुना करना है, माइनस K। I क्रॉस K, I क्रॉस K, I क्रॉस K उल्टा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो पॉजिटिव लेना है तीसर के डायरेक्शन को, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, उल्टा हो गया। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे इस फिगर के हिसाब से तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो I क्रॉस K, आप एरो के उल्टा दिशा में घूम रहे हैं तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो माइनस J। K क्रॉस J, K क्रॉस J उल्टा दिशा में घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस I हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I, इस तरीके से आप ये सब निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये किस तरीके से आता है, एक्चुअल जो फॉर्म है वो आपका ये है। तो ये है I J K का क्रॉस का कॉन्सेप्ट। देखिए और है कि अगर आप किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर से गुना कर दें तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो A क्रॉस जीरो निकालिए या जीरो क्रॉस A निकालिए, दोनों परिस्थिति में आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक है कि A वेक्टर क्रॉस V वेक्टर प्लस C वेक्टर, इस तरीके का रहे तो आपको क्या करना है, A को क्रॉस करना है दोनों के साथ। तो A क्रॉस B, बीच में प्लस है, A क्रॉस C, A क्रॉस C, इस तरीके से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे का प्रॉपर्टी सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा। चलिए अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे दे तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। P इज इक्वल टू होता है
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉर्म में देगा तो एंगल तो आपसे देगा नहीं, तो एंगल नहीं देगा तो इसका परिमाण तो निकाला जा सकेगा, ये निकाला जा सकेगा। अगर एंगल पता नहीं रहेगा तो साइन का वैल्यू नहीं पता रहेगा। तो देखिए कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी वेक्टर इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे i j k, पहले रो में लिख देंगे i j k, i कंपोनेंट j कंपोनेंट k कंपोनेंट, और नीचे लिखेंगे a का i j k कंपोनेंट, दूसरे रो में लिखेंगे हम लोग वेक्टर a का i j k कंपोनेंट। तो वेक्टर a का i कंपोनेंट क्या है, a1 j a2 k कंपोनेंट a3। सिमिलरली ये तीसरे रो में हम लिखेंगे b वेक्टर का कंपोनेंट, तो b1 b2 b3, b1 b2 और b3, और इसी को सॉल्व करेंगे तो i j k का रूप मिलेगा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे तो हमको एक नया वेक्टर मिल जाएगा और वही क्या कहलाएगा, a क्रॉस b वेक्टर कहलाएगा। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और v वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b वेक्टर क्या होगा। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे i, यहाँ j और यहाँ k, इसमें ये जो सेकेंड रो है उसमें a वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं, i j और k, तो 2 3 4, यहाँ 2 3 और 4। ये तीसरे रो में लिखेंगे b वेक्टर का कंपोनेंट था 1 2 3 1 2 3, और इस डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड कर देंगे, r1 के एलोंग, r1 के एलोंग एक्सपेंड करने पर क्या होगा, जब भी r1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे या जिस भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं हम लोग, तो उसमें साइन स्कीम लग जाता है। यहाँ प्लस से शुरू करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई और डिटर्मिनेंट, ये जो प्लस आई जिस रो में है उसको ढक लीजिए, जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए। तो ये चार चीज़ दिख रहा है, 3 2 4 3 3 2 4 3। यहाँ देखिए माइनस जे, ये माइनस जिस रो और जिस कॉलम में ढक लीजिए, तो 2 1 4 3, यहाँ पे 2 1 4 3, और फिर क्या है, प्लस के है, तो इसका रो और कॉलम ढक लेंगे तो 2 3 1 2 2 3 1 2, और इसी को एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए 3 3 या 9 में से 8 घटेगा तो 1, तो 1 आई, यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 में से 4 गया तो 2, तो माइनस है तो माइनस 2 जे, और यहाँ देखिए 2 दूना 4 में से 3 गया 1, तो प्लस 1 के, और यही हमारा क्या है, a क्रॉस b वेक्टर है। क्या है, a क्रॉस b वेक्टर है। एक आपके लिए होमवर्क है, या आप आंसर इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में करेंगे कि यदि a वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस 3k कैप है और b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k कैप है, तो इसका a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या होगा।
देखिए अब इसमें एरिया निकालना होता है क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। तो एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का एरिया, क्वेश्चन देगा आपको एक्सरसाइज में, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर रहा होगा और ये वाला ए वेक्टर रहा होगा। तो इस परिस्थिति में एंगल क्या यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा है, तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, मतलब कि दो लगातार जो आपका भुजा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी यहाँ से। और सिमिलरली अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेगा, तो ट्रायंगल के लिए मान लीजिए इस तरीके से कि आपका ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी ये वाला हो जाएगा। तो एरिया इसका हो जाएगा क्या 1/2 इंटू मॉडुलस और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब लगातार, एडजेसेंट साइड्स मतलब 1/2 मॉडुलस ए क्रॉस बी। तो ध्यान रहे कि जब भी पैरेलेलोग्राम का एरिया निकालना रहेगा तो पैरेलेलोग्राम समांतर चतुर्भुज के दो लगातार भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा ट्रायंगल का, तो क्या करेंगे, दोनों एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसमें 1/2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और मैग्नीट्यूड का खेला होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है मैग्नीट्यूड। एरिया आपका यूनिट स्क्वायर में आता है तो IJK में नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे ए क्रॉस बी इस तरीके से आ गया तो परिमाण क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा, √1² जोड़ -2 का होल स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आज का थ्योरी हो गया। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 10.4 को। तब तक ये जितना भी आज का थ्योरी बताया गया है उसको आप ठीक से समझें, याद करें, एक बार दोबारा आप खुद से कोशिश करें एक्सरसाइज के प्रश्नों को, फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।